हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे SKMU यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 का जो एक पेपर है VAC2 और इस पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इस पेपर का टोटल जो है 200 MCQ इम्पोर्टेंट करने वाले हैं आज हम लोग। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो देखते हैं, ठीक है। नोट्स भी उन लोगों को हम प्रोवाइड करवा देते हैं। बस बदले में इतना ही बोलते हैं आप लोग को कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें 2 यूनिट पढ़ने हैं आप लोग को, यूनिट 1 और यूनिट 2। और दोनों यूनिट से 200 MCQ क्वेश्चन जो है आज करने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य विषय है उसको हम लोग बोलते हैं मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध। मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध को है। पर्यावरण शब्द का अर्थ किससे संबंधित है। तो पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है वो किससे संबंधित है, तो जीवों के चारों ओर उपस्थित परिस्थितियों से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने माने जाते हैं। तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, ठीक है। और 2 घटक कौन कौन से हैं अभी हम लोग अगला क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर जो है वो जैविक और दूसरा नंबर क्या है, अजैविक। अगला प्रश्न 5वां नंबर, निम्न में से कौन जैविक घटक है। तो जो जैविक घटक होता है जिसमें जान होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैविक घटक, जैसे पौधा हो गया इसमें, ठीक है। अगला देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अजैविक घटक है। तो जो अजैविक घटक है जिसमें जान नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, जल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर, पर्यावरण अध्ययन का महत्व मुख्यतः किस कारण है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो महत्व है वो संसाधनों के संरक्षण के लिए है। अगला देखेंगे कि मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा है। तो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो पारस्परिक है। वो क्या है, पारस्परिक है। अगला देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अगला देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई क्या है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई है उसको बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर है कि पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जैविक भी होता है और अजैविक भी होता है, दोनों घटक पाए जाते हैं। निम्न में से कौन उत्पादक है। तो जो उत्पादक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हरा पौधा। क्या कहते हैं, हरा पौधा। उत्पादक अपना भोजन किस प्रकार बनाता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन किस विधि से बनाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता किस पर निर्भर होता है। तो जो उपभोक्ता होता है वो उत्पादों एवं अन्य जीवों पर निर्भर होता है। अगला देखते हैं कि शाकाहारी जीव किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। गाय जो है वो किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो गाय जो है वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, ये शाकाहारी होता है। गाय क्या है, शाकाहारी है, और शाकाहारी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं हम लोग। अगला देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, शेर सामान्यतः किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो शेर जो होता है वो आपका उच्च स्तरीय उपभोक्ता होता है, ठीक है। अब घटक का उदाहरण क्या है, 18 नंबर प्रश्न। तो जो अपघटक का उदाहरण है वो एक कवक है। अपघटक का मुख्य कार्य क्या है। तो अपघटक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये मृत पदार्थों को विघटित करता है। मृत पदार्थों को क्या करता है, विघटित करता है। जीवमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जीवमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अगला देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि वायुमंडल का अंग्रेजी नाम क्या है। तो वायुमंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जलमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जल मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। स्थल मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। पारिस्थितिक अनुकरण क्या है। तो जो पारिस्थितिक अनुकरण होता है वो समय के साथ समुदाय में होने वाला क्रमिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण कहाँ शुरू होता है। तो ये निर्जीव एवं बिना मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। निर्जीव एवं बिना मिट्टी वाले क्षेत्रों में ये होता है। द्वितीयक अनुक्रमण सामान्यतः कहाँ होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पहले से जीव मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं।
खाद्य श्रृंखला किसको दर्शाता है? तो ये ऊर्जा एवं भोजन के स्थानांतरण को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला किसको दर्शाता है? ऊर्जा एवं भोजन के स्थानांतरण को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला का शुरुआत सामान्यतः किससे होता है? तो ये उत्पादक से होता है। कहाँ से होता है? उत्पादक से। घास को हिरन खा गया, हिरन को जो है वो शेर, ये किसका उदाहरण है? तो ये एक खाद्य श्रृंखला का ही उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? खाद्य श्रृंखला का। खाद्य जाल क्या है? तो खाद्य जाल जो है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जुड़ने को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। अगला देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र को क्या प्रदान करता है? तो ये क्या करता है? ऊर्जा, या कह सकते हैं कि अधिक स्थिरता प्रदान करता है। पारिस्थितिक पिरामिड किसे दर्शाता है? तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है वो आपका संख्या को भी दर्शाता है, जैव भार को भी दर्शाता है, ऊर्जा को यानी उपयुक्त सभी को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऊर्जा पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, और सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से ही मिलता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशा में होता है, एक दिशीय होती है या एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो सूर्य से उत्पादक और फिर उपभोक्ताओं तक ये पहुंचता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या एक दिशा में ही क्यों होता है? तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, इसीलिए ये एक दिशा में होता है। अगला देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसका मतलब ये जो है ये ऊष्मागतिकी का एक प्रथम नियम है। ये कौन सा नियम है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। 40 नंबर प्रश्न, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? तो ये जो है एंट्रोपी में वृद्धि से संबंधित है। एंट्रोपी में किससे संबंधित है? वृद्धि से। अगला देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अधिकांश भाग किस रूप में निकल जाता है? तो अभी बताएं किस रूप में निकल जाता है? ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो जो प्राकृतिक रूप से पुनः उपलब्ध हो सकता है उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बोला निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है वो एक क्या है? आपका नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। निम्न में से अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो कोयला जो है वो एक क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो ये भी एक क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अभी हम बताएं कि ये जो है वो एक अनवीकरणीय है। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है। जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा हम लोगों को कहाँ से मिलता है? सूर्य से। कहाँ से मिलता है? सूर्य से। इस यूनिट में या कह सकते हो कि इस पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा आपको कोशिश कीजिएगा तो सारा आंसर जो है इजीली लिख लीजिएगा। आगे देखिए कि 49 नंबर प्रश्न क्या है? संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्या कहलाता है? तो अगर बहुत ज़्यादा उपयोग इसका करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे अति दोहन। क्या कहेंगे? अति दोहन। 50 नंबर प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उनका सतत उपयोग और सुनिश्चित करने का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो जैव विविधता का जो अर्थ होता है जीवों में विविधता होता है। क्या होता है? जीवों में विविधता होता है। जैव विविधता में क्या शामिल है? 52 नंबर प्रश्न, तो आनुवांशिक विविधता भी पाई जाती है, प्रजातीय विविधता भी पाई जाती है, पारिस्थितिक तंत्र का विविधता भी पाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता का पारिस्थितिक मूल्य किससे संबंधित है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र को क्या करता है? संतुलन करता है। जैव विविधता का आर्थिक मूल्य किससे संबंधित है? तो ये संसाधनों के से प्राप्ति और उससे जो लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, उससे संबंधित होता है। जैव विविधता का नैतिक मूल्य किस विचार पर आधारित है? तो जैव विविधता का जो नैतिक मूल्य है वो सभी जीवों के अस्तित्व पर अधिकार होता है। जैव विविधता का सांस्कृतिक मूल्य किससे जुड़ा है? तो ये परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा होता है। अगला देखिए 57 नंबर प्रश्न, भारत किस कारण जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक क्षेत्र जो हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है।
जैव भौगोलिक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? जैव भौगोलिक का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करते हैं? कि भौगोलिक एवं जैविक विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगला देखिए 60 नंबर प्रश्न, आवास का विनाश किससे प्रभावित होता है? तो आवास का जो विनाश है वो वन्य जीवों से भी हो सकता है, जैव विविधताओं से भी हो सकता है और पारिस्थितिक तंत्र को भी हो सकता है। तो आवास का विनाश जो है किसको प्रभावित करता है? तो ये सभी को प्रभावित करता है। अगला देखिए 61 नंबर प्रश्न, अवैध शिकार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पोचिंग। क्या कहा जाता है? पोचिंग कहा जाता है अवैध शिकार को अंग्रेजी में। अवैध शिकार का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो ये वन्य जीवों में कमी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वन्य जीवों की कमी हो जाती है। आक्रामक प्रजाति क्या होती है? तो ऐसी बाहरी प्रजाति जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आक्रामक प्रजाति कहते हैं। अगला देखिए इनवेसिव स्पीसीज का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं आक्रामक प्रजाति। क्या कहा जाता है? आक्रामक प्रजाति कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को कैसे प्रभावित करता है? तो ये जो है आवास एवं जीवन चक्र में परिवर्तन करके उसको प्रभावित करता है। वनों की कटाई का सबसे सीधा प्रभाव किस पर देखने को मिलता है? तो वनों की कटाई का सबसे सीधा प्रभाव जो है वो आवास को नुकसान पहुंचाता है। अगला देखिए पारिस्थितिक तंत्र में पौधों की क्या भूमिका है? तो ये क्या करता है? उत्पादक का काम करता है, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन को बनाता है। बैक्टीरिया और कवक की प्रमुख पारिस्थितिक भूमिका क्या है? तो ये अपघटक काम करता है, जो है जीवों को सड़ाने का काम करता है। अजैविक घटक का एक उदाहरण कौन सा है? तो अजैविक घटक का जो उदाहरण है वो आपका क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा, क्योंकि इसमें जान नहीं होता है। बाकी पेड़ में भी जान होता है माना जाता है, पक्षी में और बैक्टीरिया में भी होता है। अगला देखिए जैविक घटक में क्या शामिल होता है? तो जैविक घटक में पौधे भी शामिल होते हैं, पशु भी और सूक्ष्म जीव भी। ठीक है, इन सभी में जान होता है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए 71 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कहाँ से शुरू होता है? सूर्य से होता है। ठीक है, अगला देखिए उत्पादकों के बाद श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः कौन आ जाता है? तो उत्पादक के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो शाकाहारी होता है। जो क्या होता है? शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता सामान्यतः क्या खाते हैं? तो अभी हम बताएं, ये शाकाहारी होते हैं तो पेड़ पौधे को ही खाते हैं। किसको खाते हैं? पेड़ पौधे को। द्वितीयक उपभोक्ता सामान्यतः किसको खाता है? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है, और मांसाहारी जो है वो एक उत्पादक ही होता है, इसमें उत्पादक को ही माना जाता है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर को क्या कहा जाता है? तो जो प्रत्येक पोषण स्तर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक स्तर। क्या बोला जाता है? ट्रॉफिक स्तर कहा जाता है। उत्पादक किस ट्रॉफिक स्तर पर होते हैं? तो उत्पादक जो है सबसे पहले आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रथम। प्राथमिक उपभोक्ता किस ट्रॉफिक स्तर पर होते हैं? तो अभी हम बताएं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक में आ जाते हैं। ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होती है? तो जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो कहाँ होता है? उत्पादकों के स्तर पर। उत्पादकों के स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है, फिर ये ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाती है? घटते जाती है। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः कौन बनाता है? तो ये कौन बनाता है? उत्पादक ही बनाता है। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर, खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर उपलब्ध ऊर्जा सामान्यतः क्या हो जाती है? तो अभी हम बताएं कि इसमें भी नंबर ऑप्शन नहीं लिखा है, कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो ये धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 81 नंबर प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पर्यावरण को यदि संरक्षित करना है तो आपको क्या करना होगा? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। अगला देखिए 82 नंबर प्रश्न, सतत उपयोग का अर्थ क्या है? सतत उपयोग का अर्थ होता है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए संसाधन को भी क्या करना है? बचा करके रखना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो जो प्राकृतिक संसाधन जो संरक्षण है वो किसके लिए आवश्यक है? वर्तमान एवं जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आपको संरक्षण करना आवश्यक है। 84 नंबर देखिए, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? तो ये एक जो है एक बहुविषयक है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक संसाधन का भी करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का भी करते हैं और जैव विविधता का भी करते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी।
86 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये जो है संसाधनों के उपयोग से भी करता है, प्रदूषण के माध्यम से भी करता है, भूमि उपयोग परिवर्तन से भी करता है, इसलिए इनका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए 87 नंबर प्रश्न, पर्यावरण मनुष्य को क्या प्रदान करता है? तो प्राकृतिक संसाधन भी देता है, जीवन समर्थन प्रणाली भी देता है, आवास भी देता है, इसीलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी। पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का जो चक्र होता है वो कैसा होता है? तो ये जो है एक चक्रीय प्रवाह होता है। कैसा होता है? चक्रीय होता है। जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 90 नंबर प्रश्न, तो ये जो है प्रजातियों एवं पारिस्थितिक तंत्रों को क्या करता है? बचाने का काम करता है। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि विलुप्त का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी प्रजाति का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। विलुप्त का मतलब होता है किसी भी प्रजाति का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। जैव विविधता का की जो हानि का कारण कौन सा है? तो आवास का विनाश भी है, अवैध शिकार भी है और जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। प्राकृतिक आवास का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जीवों के अस्तित्व के लिए क्या है? बहुत ही जरूरी होता है। अगला देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है वो आपका क्या है? सौर ऊर्जा है, जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान होता है। और नवीकरणीय 95 नंबर प्रश्न देखिए, और नवीकरणीय संसाधनों की विशेषता क्या है? तो इनके बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। संसाधनों का अतिदोहन किस समस्या को जन्म देता है? तो यदि इसका अतिदोहन करेंगे हम लोग तो संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, जैव विविधता का हानि होगा और पर्यावरण का असंतुलन भी हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होता है जैव विविधता का। किसका होता है? जैव विविधता का। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किससे बढ़ती है? तो ये जैव विविधता से ही बढ़ती है, पारिस्थितिक तंत्र का स्थिरता। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? तो ये जागरूक होना चाहिए और जिम्मेदार व्यवहार उसका होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है औद्योगिक उत्सर्जन भी हो सकता है, वाहनों से निकलने वाला धुआं भी है, प्लास्टिक कचरा भी है। तो ये सब क्या करता है? पर्यावरण प्रदूषण करता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। अगला देखिए 101 नंबर प्रश्न, यहाँ से जो है यूनिट 2 से क्वेश्चन है। अभी तक 100 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े वो यूनिट 1 से था, अब जो 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हम लोग यूनिट 2 से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला देखिए कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वाहनों एवं उद्योग से निकलने वाला धुआं है। अगला देखिए जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिक एवं घरेलू जो अपशिष्ट है वो जल या नदी तालाबों में हम लोग क्या करते हैं? बहा देते हैं, तो ये जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। मृदा प्रदूषण का मुख्यतः किससे होता है? तो ये रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा खेतों में करेंगे तो उससे मृदा क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण का इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का जब मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। तापीय प्रदूषण मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो तापीय प्रदूषण का जो मुख्यतः संबंध है वो किससे है? आपका जल में तापमान का वृद्धि से है, जल में तापमान के वृद्धि से है। अगला देखिए 106 नंबर प्रश्न, परमाणु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? तो ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं ये इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। 107 नंबर प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण को कौन सी समस्या हो सकती है वायु प्रदूषण से? तो ये श्वास संबंधी समस्या है वो सब वायु प्रदूषण से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर जल प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जलीय जीवों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो यातायात एवं जो मशीनें हैं उनसे निकलने वाला जो ध्वनि है वो एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। प्रदूषण को कम करने का प्रभावी उपाय क्या है? तो अगर हम लोग स्वच्छ एवं उचित अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे तो हम लोग प्रदूषण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अगला देखिए 111 नंबर प्रश्न, ठोस अपशिष्ट क्या है? तो जो ठोस अपशिष्ट होता है ठोस रूप में उत्पन्न त्यागी गई सामग्री को कहा जाता है। 3R का जो पहला R होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है रिड्यूस। क्या होता है? रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ क्या होता है? रिड्यूस का अर्थ होता है किसी चीज़ का उपयोग कम करना। रीयूज का अर्थ क्या होता है? रीयूज का अर्थ होता है उसका पुनः उपयोग करना। उसका क्या होता है? पुनः उपयोग करना। रिसाइकल का अर्थ क्या होता है? कि पुनः चक्रण, यानी उसी सामान से हम लोग दूसरा सामान क्या कर दिए? फिर बना दिए।
3R का मुख्य उद्देश्य क्या है, 3R को क्यों लाया गया था, तो ये क्या करता है, अपशिष्ट को कम करने का काम करता है। अगला देखेंगे 117 नंबर प्रश्न, कचरे को अलग अलग करना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं अपशिष्ट का पृथक्करण, अपशिष्ट का पृथक्करण कहा जाता है। जैविक कचरे से क्या बनाया जा सकता है, तो जैविक कचरे से हम लोग क्या बनाते हैं, कंपोस्ट को बना सकते हैं, खाद्य को बना सकते हैं। प्लास्टिक कचरे का उचित प्रबंधन, 119 नंबर प्रश्न, प्लास्टिक कचरे का उचित प्रबंधन क्या है, तो पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग उसका कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो इसका जो अंतिम उद्देश्य होता है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य होता है। अगला देखिए 121 नंबर प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी भोपाल में, तो ये कब हुआ था, 1984 में हुआ था। अगला देखिए 122 नंबर प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य रूप से कौन सी गैस लीक हुई थी, तो कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ा था, तो ये मानव के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। गंगा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो गंगा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जो सीवेज होता है एवं औद्योगिक अपशिष्ट होता है, ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है। पर्यावरणीय आपदा क्या है, तो ऐसी घटना जिससे पर्यावरण एवं जीवन को गंभीर नुकसान हो उसको क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय आपदा कहा जाता है। अगला देखिए 126 नंबर प्रश्न, औद्योगिक दुर्घटनाएं किस प्रकार की आपदा का उदाहरण हो सकती है, तो जो औद्योगिक दुर्घटनाएं होती है वो आपका मानव जनित आपदा होता है। अगला देखिए 127 नंबर प्रश्न, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपशिष्ट का उचित उपचार करेंगे जिससे प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 128 नंबर प्रश्न, पर्यावरणीय केस स्टडी का उद्देश्य क्या होता है, तो यह वास्तविक घटनाओं से पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में क्या करता है, मदद करता है। 129 नंबर प्रश्न देखिए, अब जो है वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे पर इस पर हम लोग पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, तो जलवायु के दीर्घकालिक स्वरूप में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। वैश्विक तापमान का अर्थ क्या होता है, इससे क्या होता है कि पृथ्वी के औसत तापमान जो है उसमें वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है। 131 नंबर प्रश्न देखेंगे, वैश्विक तापमान में प्रमुख भूमिका किस गैस की होती है, तो सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ाने में मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है, तो ये जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत का मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकने का काम करता है। ओजोन परत में क्षरण यानी कमी किसका योगदान रहा है, तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका क्षरण करता है, इसमें कमी करने का काम करता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो आपका, इसमें ऑक्सीजन दे दिया है, सॉरी, इसमें होगा सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका सही आंसर होगा, इसको सही कर लीजिएगा। अम्लीय वर्षा का प्रभाव किस पर पड़ सकता है, तो अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव होता है वो जल को भी होता है और मृदा एवं वनस्पति पर भी देखने को मिलता है। 138 नंबर प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने का उपाय कौन सा है, तो वनों का जो कटाई है उसको हम लोगों को क्या करना होगा, रोकना होगा, जिससे हम लोगों को जलवायु परिवर्तन में का उपाय कर सकते हैं। वैश्विक तापन का एक प्रमुख परिणाम क्या है, तो समुद्र स्तर में वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है। 140 नंबर प्रश्न देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर का प्रमुख कारण क्या है, तो ये वृक्ष रोपण अगर हम लोग करेंगे ज़्यादा तो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। अगला देखिए 141 नंबर प्रश्न, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपदा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपदा से होने वाली क्षति को कम करता है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है, तो ये केवल औद्योगिक आपदा होता है, ठीक है। अगला देखिए, सॉरी, बाढ़ जो है वो आपका प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है और केवल औद्योगिक आपदा भी हो सकता है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है, भूकंप का मुख्य जो कारण है वो आपका क्या है, आंसर इसमें गलत दे दिया है, सॉरी, इसमें होगा पृथ्वी के प्लेटों की गति हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो जो पैमाना होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टर पैमाना। आंसर यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है, सुधार लीजिएगा, एक दो को आंसर इसमें। भूस्खलन क्या है, तो ढलान से मिट्टी एवं चट्टानों को का नीचे खिसकना ही क्या है इसका, इधर वाला आंसर मत देखिए, ठीक है, आंसर जो है इसका
ए ही है, सारा आंसर ए ही है, ठीक है, इसको मत देखिए। आगे देखिए, चक्रवात मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो चक्रवात है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तेज हवाओं एवं निम्न वायुदाब से संबंधित होता है। सारा आंसर जो है ए ही है, ठीक है। आपदा से पहले की तैयारी को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं पूर्व तैयारी। सबका आंसर जो है ए है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आंसर गलत लिखा है, अगर किसी के पास PDF जाता भी है, ठीक है, तो सारा का आंसर ए ही टिक कीजिएगा उसमें, ठीक है। आपदा के समय सबसे आवश्यक क्या होता है? तो आपदा के समय सबसे आवश्यक जो होता है वो सुरक्षित स्थान पर जाना एवं निर्देशों का पालन करना होता है। आपदा प्रबंधन में चेतावनी प्रणाली का क्या महत्व है? तो जो चेतावनी प्रणाली का महत्व होता है वो आपका क्या होता है? प्रदूषण का समय पर लोगों को सचेत करना होता है चेतावनी प्रणाली। सबका आंसर ए ही है, ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं। आपदा के बाद पूर्ण आवास का उद्देश्य क्या होता है? जो पुनर्वास का उद्देश्य होता है वो प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों को सामान्य स्थिति में लाना होता है। अगला देखिए 151 नंबर प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष बनाया गया था? तो ये आपका 1972 में लाया गया था, ठीक है। जल अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये आपका कब बनाया गया था? 1974 में। वायु अधिनियम कब बनाया गया था? ये भी आपका कब बनाया गया था? 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष बनाया गया था? तो ये भी आपका कब बनाया गया था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने का काम करता है। आगे देखेंगे हम लोग, जल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य होता है जल प्रदूषण को रोकना और उसको नियंत्रित करना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वायु अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वायु प्रदूषण को रोकथाम करने का काम करता है। अगला देखिए, वन संरक्षण का अधिनियम मुख्यतः किससे है? तो वन संरक्षण का जो अधिनियम है वो आपका क्या है? वन को संरक्षित किया जाता है। पर्यावरणीय कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह पर्यावरण का क्या करता है? सुरक्षा करने का काम करता है। अगला देखिए 160 नंबर प्रश्न, पर्यावरण कानूनों का पालन किसके लिए आवश्यक है? तो ये सतत पर्यावरण का संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला देखिए 161 नंबर प्रश्न, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की ज़रूरतों को सुरक्षित करके रखने का काम होता है। सतत विकास में किसका संतुलन आवश्यक होता है? तो सतत विकास में जो संतुलन होता है वो होता है अर्थव्यवस्था, समाज एवं पर्यावरण को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो आपका वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, चिपको आंदोलन में लोग किस प्रकार पेड़ों की रक्षा करते थे? तो ये क्या करते थे? पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो नर्मदा नदी एवं बांध परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय समस्याओं, सामाजिक मुद्दों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 166 नंबर, पर्यावरणीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना होता है। सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसा होता है? तो यह विवेकपूर्ण और सीमित होता है। पर्यावरणीय स्थिरता का अर्थ क्या होता है? तो यह पर्यावरण की क्षमता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। अगला देखिए, सतत विकास में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का काम करता है। अगला देखिए 170 नंबर प्रश्न, पर्यावरणीय आंदोलन किससे जागरूकता बढ़ाता है? तो यह पर्यावरण संरक्षण से क्या करता है? उनको क्या करता है? बचाने का काम करता है पर्यावरण को। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। 170 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो इसमें लिखा गया है और ये सभी का जो आंसर है वो ए है, ठीक है। पहले जो आंसर था कुछ मिस प्रिंट हो गया है इसमें, ठीक है। ये सब का आंसर जो है वो ए है। इसका PDF चाहिए तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8847857017, ठीक है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा। ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।